आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो किताब का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं अल्फांस डोडे, एल्फॉन्स डोडे। आइए थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में जान लेते हैं। अल्फॉन्स डोडे 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फांस डोडे 1840 से 1997 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु निबंध लेखक थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. The last lesson, अंतिम पाठ, फ्रांको प्रशियाई युद्ध 1870-1871 के दिनों में सेट है, जिसमें फ्रांस को बिस्मार्क द्वारा नेतृत्व वाली प्रशिया ने पराजित किया था। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय प्रशिया में वे क्षेत्र शामिल थे जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में हैं। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में फ्रांसीसी ज़िले अल्सास और लोरेन प्रशियाई हाथों में चले गए हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Monsieur Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला और मुझे डांट पिलने का बहुत डर था, खासकर इसलिए क्योंकि श्रीमान हमेल ने कहा था कि वे हमें पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. एक पल के लिए मैंने भाग जाने और दिन बाहर बिताने का सोचा। मौसम बहुत गर्म और बहुत सुंदर था। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. पेड़ों के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं ज्यादा आकर्षक था, लेकिन मेरे पास प्रतिरोध करने की ताकत थी और मैंने जल्दी से स्कूल की ओर रुख किया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 वर्षों से हमें वहां से ही सारी बुरी खबरें मिली थीं। हार गई लड़ाइयाँ, भर्ती, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके सोचा, अब क्या हो सकता है? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, Wachter, who was there, with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." फिर जब मैं जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से दौड़ रहा था, तो वहां मौजूद लोहार वॉचटर अपने शिष्य के साथ बुलेटिन पढ़ते हुए ने मुझसे कहा, "इतनी जल्दी क्यों दौड़ रहे हो बच्चे? तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वह मेरी मजाक उड़ा रहा है और मैं पूरी तरह से हाँफते हुए श्रीमान हमेल के छोटे से बगीचे तक पहुंच गया। Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत सारी हलचल होती थी, जिसे सड़क पर भी सुना जा सकता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, एक स्वर में पढ़ी जा रही पाठ की आवाज़ें, बहुत ज़ोर से, ताकि हम बेहतर समझ सकें, और शिक्षक की बड़ी शासक की टेबल पर खटखटाने की आवाज़ें। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन अब सब कुछ बहुत शांत था। मैंने अपनी डेस्क तक बिना देखे पहुंचने के लिए हलचल पर निर्भर किया था। लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स,
already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की के माध्यम से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से ही अपनी जगहों पर थे और श्रीमान हमेल अपनी भयंकर लोहे की शासक को अपने हाथ के नीचे पकड़े हुए ऊपर नीचे चल रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. श्रीमान हमेल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, "जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस. हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मैंने बेंच पर से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया. तभी जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने डर से उबर गया, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, झिलमिलाता हुआ शर्ट और एक छोटा काले रेशमी टोपी पहन रखी थी, जो केवल निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों में ही पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see, on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमेशा खाली रहने वाली पिछली बेंचों पर गांव के लोग हमारे जैसे चुपचाप बैठे हुए थे. बूढ़े हाउसर, जिनके पास 3 कोनों वाला टोपी था, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग भी वहां थे. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. सभी लोग उदास दिख रहे थे, और हाउजर ने एक पुराना प्राइमर लाया था, जिसके किनारे घिसे हुए थे, और वह उसे अपनी जांघों पर खोले हुए पकड़े हुए था. उसकी बड़ी चश्मा पन्नों पर रखी हुई थी. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं सब कुछ सोचते हुए था, श्रीमान हमेल ने अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी गंभीर और दयालु स्वर में, जैसा उन्होंने मुझसे बात की थी, कहा, "मेरे बच्चों, ये तुम्हें दी जाने वाली आखिरी पाठ है. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए. नया शिक्षक कल आएगा. ये तुम्हारा आखिरी फ्रांसीसी पाठ है. मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से सुनो. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए जैसे एक आकाशीय बिजली के झटके की तरह थे. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. ओह, वे दीनहीन लोग! यही तो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ. अरे, मुझे तो मुश्किल से लिखना आता था. अब मैं कभी कुछ और नहीं सीख पाऊंगा. मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा फिर. ओह, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. ओह, मुझे कितना पछतावा था कि मैंने अपनी पाठ नहीं सीखी, पक्षियों के अंडे खोजे या सायर पर स्लाइडिंग की. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले बहुत परेशानी और भारी लगती थीं, मेरी ग्रामर और मेरी संतों की इतिहास, अब पुराने दोस्त बन गए थे, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और श्रीमान हमेल भी, ये विचार कि वह जा रहे थे कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा,
ने मुझे उनकी शासक और उनके गुस्से को पूरी तरह से भूलने पर मजबूर कर दिया। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारे आदमी, इस आखिरी पाठ की इज्जत के लिए उन्होंने अपने अच्छे रविवार के कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये इसलिए था क्योंकि वे भी दुखी थे कि उन्होंने स्कूल नहीं जाया और अब पछता रहे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनके अपने तरीके से हमारे शिक्षक को उनके 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं रहा। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? मेरा पाठ पढ़ने का समय आ गया था। मैं क्या नहीं देता अगर मैं उस भयानक पार्टिसिपल्स के नियम को पूरी तरह, बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से, बिना किसी गलती के कह पाता। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा रहा, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. मैंने सुना श्रीमान हमेल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डांट नहीं दूंगा छोटे फ्रांस, तुम पहले ही काफी बुरा महसूस कर रहे हो। देखो मामला क्या है। Every day we have said to ourselves, bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. हर दिन हम अपने आप से कहते रहे, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। और अब तुम देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? यही बड़ी समस्या है अल्सास की। वह सीखने को कल पर टाल देती है। अब वहाँ बाहर लोग तुम्हें कहने का अधिकार रखेंगे, कैसा है, तुम खुद को फ्रांसीसी समझते हो और फिर भी तुम अपनी ही भाषा नहीं बोल सकते और न लिख सकते हो। But you are not the worst, poor little France. We've all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, गरीब छोटे फ्रांस। हम सभी को अपने आप से बहुत कुछ कहना है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तुम्हारे माता पिता तुम्हें सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। उन्होंने तुम्हें खेतों में या मिलों में काम करने के लिए रखा ताकि थोड़ा और पैसा कमा सकें। And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें अक्सर तुम्हारे पाठ सीखने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें बस छुट्टी नहीं दी? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. फिर एक बात से दूसरी बात की ओर श्रीमान हमेल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। कह रहे थे कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कि हमें इसे अपने बीच संरक्षित रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, जैसे कि उनके पास अपने जेल की चाबी हो। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने एक ग्रामर खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। मैं हैरान रह गया कि मैं कितनी अच्छी तरह समझ गया। All he said seemed so easy, so easy. मैं हैरान था कि मैंने कितना अच्छा समझा। उन्होंने जो भी कहा वह इतना आसान,
इतना आसान लग रहा था. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मुझे लगता है कि मैंने कभी इतनी ध्यान से नहीं सुना और उन्होंने कभी इतनी धैर्यपूर्वक सब कुछ नहीं समझाया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था जैसे कि गरीब आदमी हमें जाते जाते सब कुछ देना चाहता था जो वह जानता था और एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के पाठ के बाद हमें लिखाई का पाठ मिला. दैट डे एम हामल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड. फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सस. उस दिन श्रीमान हमेल के पास हमारे लिए नए कॉपियां थीं जिन पर सुंदर गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. ये छोटे झंडों की तरह लग रहे थे जो कक्षा में हर जगह तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, हमारी डेस्कों के ऊपर की छड़ से लटके हुए. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम में लग गया और कितना शांति थी. केवल एक ही आवाज़ थी, कलम का कागज़ पर खुरचने की. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. एक बार कुछ भृंग अंदर आए, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी, जो अपनी मछली पकड़ने की कांटों को ट्रेस करते रहे जैसे कि वह भी फ्रांसीसी था. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे कोआ कर रहे थे और मैंने सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी मैं अपनी लिखाई से ऊपर देखता, मैंने देखा श्रीमान हमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे और एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, जैसे कि वह अपने मन में उस छोटी कक्षा का सब कुछ ठीक से दर्ज करना चाहते हों. फैंसी, फॉर 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. कल्पना कीजिए, 40 वर्षों तक वह उसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल वैसी ही. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल डेस्क और बेंच चिकने हो गए थे. बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद लगाया था वह खिड़कियों से लेकर छत तक लिपटी हुई थी. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. कितना दुखी हुआ होगा उसे सब कुछ छोड़कर, गरीब आदमी, ऊपर के कमरे में उसकी बहन को ट्रंक पैक करते हुए सुनना. For they must leave the country next day. उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उसने हर पाठ को आखिरी तक सुनने का साहस दिखाया. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bibi, bo, boo. लिखाई के बाद हमें इतिहास का पाठ मिला और फिर छोटे बच्चों ने अपनी बा, बे, बी, बो, बू की ध्वनियाँ की. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कमरे के पीछे बूढ़े हाउजर ने अपनी चश्मा पहना और प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़े हुए अक्षरों को उनका उच्चारण किया. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था. उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी और उसे सुनना इतना अजीब था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे. Ah, how well I remember it, that last lesson. मुझे कितना अच्छी तरह याद है वह आखिरी पाठ. All at once the church clock struck 12.
Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। फिर एंजलस की घंटी बजी। उसी समय प्रूसी सैनिकों के ट्रम्पेट हमारे खिड़कियों के नीचे से सुनाई दिए, जो अभ्यास से लौट रहे थे। एम हमल स्टूड अप, वेरी पेल, इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। श्रीमान हमेल अपनी कुर्सी पर बहुत पेल होकर खड़े हो गए। मैंने कभी उसे इतना ऊंचा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं लेकिन कुछ ने उसे घुटन में डाल दिया। वह आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk, and, bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़कर एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर उन्होंने रुक कर दीवार के खिलाफ अपना सिर झुका दिया और बिना एक शब्द कहे हाथ से इशारा किया। स्कूल खत्म, तुम जा सकते हो।